आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी देखेंगे और लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति, वुड्स का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, लॉर्ड ऑकलैंड और एवं कर्जन का योगदान देखेंगे। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम एक्शन 1992। यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में जानेंगे। एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2009, एनसीएफ टी 2009 के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, मैंने टॉपिक फर्स्ट के बारे में, इस तरह टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है पहले वीडियो में, जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, पहला टॉपिक है सन 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। तो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में व्यापार करने आई थी। देखिए, हम जो है भारत जो है 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। तो इससे पहले का हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद का पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित समितियां। तो सन 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। व्यापार में कंपनी का उद्देश्य प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य व्यापार ही था, परंतु बाद में कंपनी ने धर्म का प्रचार भी करना जरूरी समझा। शुरू में तो व्यापार ही करने आई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, परंतु बाद में व्यापार करना भी जरूरी समझा। उन दिनों ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, अतः इंग्लैंड के मिशनरियों को भारत बुलाया गया। तो उस समय क्या है, इंग्लैंड के मिशनरियों को भारत में बुलाया गया। इन ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। क्या था ये? मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसाइयों को कौन बुलाया था? ब्रिटिश के प्रतिद्वंदी, उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। धर्म के प्रचार करने के लिए किसका सहारा लिया था? शिक्षा का प्रयास लिया था। और मिशनरियों का शैक्षिक प्रयास में क्या किया था? शिक्षा का सहारा लिया था। तो उन्होंने, ब्रिटिश मिशनरियों ने मद्रास, बम्बई, बंगाल में अनेक स्कूलों की स्थापना की। मिशनरियों ने सन 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला था। ठीक है, मिशनरियों ने 1729 ईस्वी में एक कलकत्ता में दान आश्रित विद्यालय खोला था। इसी प्रकार सन 1789 ईस्वी में एक फ्री स्कूल खोला। इन विद्यालयों को यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तंजौर तथा नाकानपुर में भी दान आश्रित विद्यालय खोले गए। अब देखिए, कलकत्ता मदरसा विद्यालय के बारे में जान लेते हैं। सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, तो अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो यह वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो याद रखना है, वारेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य के उत्तरदायी व लाभकारी पदों के योग्य बनाना था। मुस्लिम बच्चों को राज्य के उत्तरदायी व लाभदायक पदों को योग्य बनाना था। ठीक, सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ध्यान देना है। कलकत्ता मदरसा। अब इसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज। सन 1791 में बनारस में किसने? जोनाथन डंकन, इस नाम को याद रखिएगा, इन्होंने स्थापना किया था। जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम करना, हिंदू धर्म के
हिंदू धर्म व परंपराओं की रक्षा करना व न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। ठीक है, यह बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू जनता का प्रेम करना, हिंदू धर्म और परंपराओं की रक्षा करना, न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। अब पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। पूना संस्कृत कॉलेज सन 1821 ईस्वी में पूना रेजिमेंट एल्फिस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? रेजिमेंट एल्फिस्टन है। ठीक है, किसने? रेजिमेंट एल्फिस्टन ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशनरी स्कूलों की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो मिशनरी स्कूलों की विशेषताओं में पहली विशेषता ये थी कि धर्म का प्रचार किया जाता था, यानी कि इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी, यानी कि धर्म का प्रचार किया जाता है, वो भी ईसाई धर्म का। दूसरा, बालकों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। पुस्तक और लेखन सामग्री निःशुल्क प्राप्त की जाती थी। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं हैं। कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, किससे? मिशनरियों को जाता है। इनमें भारतीय व अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार या अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। तो आप लोगों ने देखा मिशनरियों का शैक्षिक प्रयास। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आता है कि मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास में क्या था कि मिशनरियों ने सिर्फ 3.4 पॉइंट याद रखिएगा कि ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क थी और इसमें अंग्रेजी की अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाती थी, आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता था। बस यही सब लिख के आना है। उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया मिशनरियों ने। यही कुछ पॉइंट लिख देना है, आपका फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार्ल्स ग्रांट के बारे में लेते हैं, जिसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट का शैक्षिक प्रयास। देखिए, चार्ल्स ग्रांट को भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह हमारे चार्ल्स ग्रांट है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ग्रांट ने अपनी पुस्तक में कहा था, अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय सिर्फ शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अज्ञानता का विनाश करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। अब इसके बाद ग्रांट ने भारत के शिक्षा के प्रसार पर अधिक जोर दिया। उन्होंने भारत के विदेशी पौधे रोपने का कार्य किया। उन्होंने भारत में क्या है, विदेशी पौधे रोपना शुरू किया। किसने किया था? चार्ल्स ग्रांट ने। ग्रांट ने 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत किया था। ये ग्रांट का 5 सूत्रीय योजना जो प्रस्तुत किया था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है। चार्ल्स ग्रांट का जो है 5 सूत्रीय योजना बताइए क्या है? तो देखिए, इसमें क्या था ना कि भारत में विद्यालय की स्थापना करना, पहला पॉइंट है भारत में विद्यालयों की स्थापना। दूसरा है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, विद्यालय की स्थापना पहला है, और दूसरा है कि अंग्रेजी माध्यम शिक्षा और अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा देना, मतलब अंग्रेजी साहित्य का बढ़ावा करना। ठीक है, तीसरा था विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी में शिक्षा देना, अंग्रेजी साहित्य का बढ़ावा देना, अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा देना, मतलब कि अंग्रेजी साहित्य का बढ़ावा देना। और चौथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, विद्यालय खोलना, अंग्रेजी शिक्षा देना, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार करना,
और ईसाई धर्म का प्रचार करना और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार करना। ठीक है, पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताना। ये चौथा था और ये पांचवा है। ठीक है, सिर्फ के पॉइंट याद रखिएगा। पहला याद रखिए के पॉइंट विद्यालय की स्थापना, दूसरा है अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा, तीसरा अंग्रेजी साहित्य का प्रचार, चौथा है ईसाई धर्म का प्रचार, चौथा है पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार है। ठीक है, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। चार्ल्स ग्रांट का जो है 5 सूत्रीय योजना था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, तो सन 1813 का आज्ञा पत्र चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830। तो देखिए इसमें क्या था कि यह जो 1 लाख रुपए की धनराशि के वितरण से संबंधित है कि किसको क्या किस पर खर्च किया जाए, तो इस पे विवाद भी आया था। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सन 1833 का आज्ञा पत्र चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 1883 के आज्ञा पत्र में यहाँ पर गलत लिखा है, थोड़ा सा गलत कर लीजिएगा। ये 1813 रहेगा, 1883 कहाँ गया। 1883 में आज्ञा पत्र तो आया ही नहीं था। देखो 1813 के आज्ञा पत्र में भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान, उन्नति व भारतीय विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय के लिए निर्धारित की। इस धनराशि का व्यय को लेकर 2 विचारधाराएं सामने आई थी। ठीक है, पहला है प्राच्य विचारधारा, दूसरा है पाश्चात्य विचारधारा। अब इसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विचारधारा के बारे में जान लेते हैं। पाश्चात्यवादी विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान व सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से हो। ठीक है, जो यूरोपीय ज्ञान और सभ्यता का प्रचार है वह अंग्रेजी माध्यम से हो। ये कौन कहा है? यह पाश्चात्यवादी ने कहा है। और इसके बाद जबकि प्राच्यवादी विचारधारा के अनुसार भारतीय साहित्य को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। ये जो है हमारा प्राच्यवादी ने कहा था। तो भारतीय जो है प्राच्यवादी के समर्थक थे। याद रखिएगा कि हर जो आज्ञा पत्र हर 20 साल में प्रकाशित किए जाते थे। ठीक है, आज्ञा पत्र हर साल 20 वर्ष में प्रकाशित किए जाते थे। अब प्राच्य पाश्चात्य विवाद बारे में जान लेते हैं। 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय हेतु निर्धारित की, परंतु स्पष्ट नहीं किया गया कि यह किस प्रकार खर्च की जाए, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में दोनों विचारधाराओं प्राच्य और पाश्चात्य में विवाद प्रारंभ हो गया, जिसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम जाना गया। ठीक है, प्राच्य था कि भारतीय साहित्य मातृभाषा में दिया जाए, पाश्चात्य मतलब यूरोपीय का जो ज्ञान है यूरोपीय का साहित्य वो अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, पाश्चात्यवादियों का मानना था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड एक्ट देखिए हर आज्ञा पत्र हर 20 साल में आता था। तो एक आज्ञा पत्र जो है 1813 में आया था। फिर इसमें 20 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा बताइए, 1833। तो ये आज्ञा पत्र 1833 में देखिए आया 20 साल बाद। याद रखिएगा कि आज्ञा पत्र हर 20 साल में आयोजित होता था। तो देखिए इसके बाद जो है सन 1833 में कंपनी ने आज्ञा पत्र पर पुनः विचार करने का समय आया। तो ब्रिटिश सरकार में शिक्षा के मंद प्रगति से असंतुष्ट थे, अतः 1833 में नया आज्ञा पत्र जारी किया, जिसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित है। पहला है
शिक्षा अनुदान को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए। ठीक है, तो शिक्षा अनुदान में जो था पहले 1 लाख था, बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। कोई भी भारतीय या सम्राट का कोई भी प्रजन अपने धर्म, जन्मस्थान, वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान पद पर प्राप्त करने से न रोका जाए। मतलब कि कोई भी वर्ण, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जन्म स्थान में तो है, कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। बंगाल सरकार प्रभुत्व अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानून सदस्य बढ़ा दिया गया जो लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले कानूनी का प्रथम कानूनी सदस्य बना। अब मैकाले की शिक्षा नीति देख लेते हैं। 1813-1838 आज्ञा पत्र के बारे में मैंने पढ़ा। 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख की धनराशि किस प्रकार से व्यय होगा, इसमें विवाद खड़ा हुआ था। फिर समीक्षा के लिए 1820 वर्ष बाद 1833 का आज्ञा पत्र आया जिसमें 1 लाख की धनराशि को 10 लाख धनराशि बढ़ा दिया गया। तो इसके बारे में हम लोगों ने जानते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। ओके, तो लॉर्ड मैकाले प्रथम कानूनी सदस्य बने। तो मैकाले जो है प्रथम कानूनी सदस्य बने थे। मैकाले ने ही निष्पंदन का सिद्धांत दिया था, इसे हम आगे पढ़ेंगे। मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। मैकाले से 1833 के विषय में परामर्श मांगा गया था। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में अपना परामर्श लॉर्ड माउंटबेटन को सौंप दिया, जिसमें मैकाले ने पाश्चात्य यानी कि यूरोपीय ज्ञान का, यूरोपीय साहित्य का प्रचार अंग्रेजी माध्यम में देने के लिए सहमत हुए थे। पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय दिया। इसमें मैकाले के विवरण पत्र में कहा गया कि पत्र में विवरण इस प्रकार है। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इससे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है। मतलब कि कहीं भी खर्च कर सकता है 1 लाख रुपए। और साहित्य शब्द का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा से न कि अरबी फारसी। ठीक, इन्होंने साहित्य शब्द का अर्थ बताया था। भारतीय विद्वान का तात्पर्य ऐसे विद्वानों से है जो जॉन लॉक और मिल्टन की कविता से परिचित हो। जॉन लॉक और मिल्टन कविता नहीं पढ़े हैं तो वह भारतीय विद्वान नहीं है। ठीक है, मतलब वही यूरोपीय ज्ञान का प्रचार कर रहा है मैकाले। ठीक है, साहित्य शब्द का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से है न कि अरबी फारसी से। अंग्रेजी साहित्य का प्रचार कर रहा है, वही पाश्चात्य बात का है ना। देसी भाषाएं शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, वो ये अविकसित और गंवारू हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि देसी भाषाएं शिक्षा के लिए अविकसित या गंवारू हैं, उपयुक्त नहीं है। और मैकाले ही नवजागरण का एकमात्र साधन है। अंग्रेजी ही नवजागरण का एकमात्र साधन है। अब इसके बाद देख लेते हैं मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ बताते हुए क्या कहा था, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर समस्त संस्कृत और अरबी का साहित्य। देखिए यहाँ पर यूरोपीय पुस्तकालय पाश्चात्य जो है साहित्य का यहाँ पर प्रचार कर रहा है, मतलब कि उसकी बढ़ाई कर रहा है। तो अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी बराबर संपूर्ण अरबी और फारसी का साहित्य मैकाले ने कहा था। अब भारतीय शिक्षा में मैकाले का योगदान क्या है, देखिए मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है, मैकाले को माना जाता है। और आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट कहा जाता है, मैंने ऊपर पढ़ा था ना, माना जाता है। उसने देसी साहित्य की निंदा की, वहीं उसने
इसके विकास के लिए सिफारिश भी की। इन्होंने देसी साहित्य यानी प्राच्य साहित्य की निंदा भी की थी और उसके विकास के लिए सिफारिश भी। वह पहला अंग्रेजी विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया था। ठीक है, तो मैकाले ने ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त किया था। मैकाले के विवरण पत्र में भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता के समानता, स्वतंत्रता और प्रभुत्व की भावना उत्पन्न करके उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। और मैकाले की विवरण पत्र की का दोष है, इन्होंने तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म कर दिया, परंतु दोष भी है। देखिए, मैकाले के 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये बता रहे हैं। पहला है ना, मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो रक्त और वर्ग से भारतीय हो, परंतु उनकी नैतिक आदर्श और रुचियां अंग्रेज हो। तो भारत के जो मैकाले की शिक्षा के दोष में पढ़ लेते हैं। विवरण पत्र भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। हाँ, सही बात है, गवारों बताया गया था। मैकाले की दृष्टि से संपूर्ण भारतीय साहित्य निष्कृष्ट था। मैकाले की विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया गया। सही बात है, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार किया था। और देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो वर्ग और रक्त से भारतीय हों, परंतु उनके नैतिक आदर्श और रुचि अंग्रेज हों। और पहला इन्होंने क्या पढ़ाई किया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी समस्त अरबी एवं फारसी साहित्य के बराबर है। ठीक है, एक वो पॉइंट और एक पॉइंट विशेष रूप से याद ही होना चाहिए। अगर मैकाले कुछ के बारे में आता है तो इसका जिक्र उसमें कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं निस्पंदन का सिद्धांत, जिसे छनाई का सिद्धांत कहते हैं। ये भी मैकाले ने ही दिया था। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकाले ने किया। निस्पंदन अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है छानने की प्रक्रिया। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छनकर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी जाने वाली शिक्षा है। शिक्षा कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। ठीक है, तो निस्पंदन के सिद्धांत में मैकाले ने यह कहा था कि शिक्षा सिर्फ उच्च वर्गों को दी जाए, वह छन कर स्वतः ही निम्न वर्ग तक चली आएगी। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है। तो मैकाले का दीर्घकालीन प्रभाव देख लेते हैं। इसमें क्या है, अंग्रेजी माध्यम से महाविद्यालय खोलने शुरू हो गए थे और मैकाले से प्रभावित होकर भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रुचि दिखाई। इन्होंने पाश्चात्य में अपना रुचि दिखाई थी। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रुचि दिखाई थी। भारत में अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय और महाविद्यालय खुलने शुरू हुए थे। मैकाले का दीर्घकालीन प्रभाव है। सरकार ने मैकाले के सुझावों से प्रभावित होकर इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति की घोषणा की। ठीक है, तो मैकाले से सुझावों के प्रभावित होकर सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की। ठीक है, अब हम लोगों ने जाना मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में। तो उन्होंने छनाई का सिद्धांत दिया था। इसे शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है।
एवं यूरोपीय पुस्तकालय की पढ़ाई किया था और भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो रक्त एवं वर्ग से भारतीय हो, परंतु उनकी नैतिक आदर्श और रुचि अंग्रेज हो। ठीक है, से अगर अंग्रेज हो। तो इस कुछ पॉइंट हैं जिससे आपको ध्यान रखना है कि मैकाले का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था, आ सकता है। मैकाले के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ऑकलैंड का घोषणा पत्र जो 1839 में आया था, ऑकलैंड का घोषणा पत्र। बैंटिंग की शिक्षा नीति। लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने मैकाले के विवरणपत्र में सहमत होकर अपनी शिक्षा नीति बनाई। किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने। और जिसके मुख्य बातें इस प्रकार हैं। प्राच्य विद्यालयों को भंग नहीं किया जाए। उनके शिक्षकों व छात्रों को पूर्व की भांति वेतन और छात्रवृत्तियां दी जाए। प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई भी पुस्तक न छापी जाए। प्राच्य मतलब होता है कि भारतीय साहित्य से। ठीक है, तब अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर। शिक्षा के लिए स्वीकृत समस्त राशि को भारत में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान प्रचार हेतु अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाए। तो अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पढ़ाई हो रहा है। इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 13 दिन बाद बैंटिंग इंग्लैंड चला गया और ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बना। अब इसके बाद ऑकलैंड की शिक्षा नीति पढ़ेंगे। बैंटिंग के जाने के बाद प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन प्राच्यवादियों यानी कि भारतीय साहित्य को पुनः शुरू किया। वे मैकाले व बैंटिंग से संतुष्ट नहीं थे। तब ऑकलैंड ने 1839 में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। ऑकलैंड ने अपना घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया था बताइए? 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था। उसने प्राच्य पश्चात विवाद समाप्त किया। किसने किया था? ऑकलैंड का घोषणा पत्र ने प्राच्य और पश्चात विवाद समाप्त किया। उसने प्राच्यवादियों की शिक्षा पर व्यय हेतु धनराशि में ऑकलैंड ने वृद्धि की। योग्य अध्यापकों को वेतन दिया जाए। संस्कृत व अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद बची धनराशि अंग्रेजी पर खर्च किया गया। इन्होंने अपना प्राच्यवादियों पर अपना सुझाव दिए थे, ये जो ऑकलैंड हैं। ठीक है, अंग्रेजी व अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद ही बची धनराशि अंग्रेजी पर खर्च किया जाए। अब वुड्स का घोषणा पत्र पढ़ लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1854 में आया था। ठीक है, वुड्स का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। देखिए, 1833 के बाद कंपनी को 1853 में नया आज्ञापत्र जारी करना था, यानी कि आज्ञापत्र हर साल 20 साल के बाद आता था। तो 33 में आया था, 33 में 20 ऐड करेंगे तो 53 हो जाएगा। इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। किसने दिया था? वुड्स का घोषणा पत्र। तो सुझाव के आधार पर कंपनी ने 9 जुलाई 1954 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। इस कारण नया आज्ञा वुड्स का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। ये भी आज्ञा पत्र था जो वुड्स के आज्ञा पत्र से नाम से जाना गया। उस वुड्स का घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। कुछ विद्वानों ने उस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं?
शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स के घोषणा पत्र को कहते हैं। ठीक है, वुड्स के घोषणा पत्र को आज्ञा पत्र कहते हैं और शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है। वुड्स के आज्ञा पत्र में कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है सरकार पर है। भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है? सरकार पर है। भारतीय शिक्षा अंग्रेजी व देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा और देसी भाषा में दी जाए। शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान प्रचार करना। देखिए यहाँ भारतीय साहित्य की बात हो रही है, पाश्चात्य ज्ञान प्रचार करना था। पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य व संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया गया। विद्यालय के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की गई। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाए। ठीक है, व्यावसायिक व स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाए। वुड्स के घोषणा पत्र के गुण और वुड्स के घोषणा पत्र के दोष हम पढ़ लेते हैं। तो वुड्स के घोषणा पत्र के गुण में क्या था कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया गया और छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार करके जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। यानी छनाई का सिद्धांत जो है अस्वीकार किया था वुड्स के घोषणा पत्र ने। पहली बार पूरे देश के लिए व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। प्राथमिक शिक्षा में विश्वविद्यालय तक की शिक्षा शामिल था। भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की। अंग्रेजी के साथ देसी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं दोष। विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके जाने लगी। लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना गया था। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन आंसू पोंछने के लिए किया गया। ठीक है, मतलब बहुत ही कम भारतीय भाषाओं का में पुस्तक छापी गई, मतलब आंसू पोंछने के लिए किया गया। भारत को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही आधिपत्य कर दिया। केवल उन्हीं लोगों को राजकीय सेवा के योग्य बनाया जाए जो अंग्रेजी पढ़ते लिखते हों। वुड्स के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि जो लोग अंग्रेजी पढ़ लिख पाते हैं वे ही सरकारी सेवा के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। व्यवसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों को मात्र सरकार का स्वामी भक्त बनाना था। इन्होंने जो व्यवसायिक शिक्षा की बात की थी और व्यवसायिक शिक्षा के बाद में सिर्फ उन्होंने भारतीयों को मात्र सरकार का स्वामी भक्त बनाना था, जैसे नौकर बनाना, ये सब की बात किया था व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, स्वामी भक्त बनाना था। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वुड्स के घोषणा पत्र के गुण और दोष के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बैक करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हंटर कमीशन जो 1882 में आया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और कब आया था? 1882 में आया था। उसका घोषणा 1854 में आया था। इन सब बातों को ध्यान में देना है। और जो उसका घोषणा पत्र ने ही छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। उस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो कुछ के पॉइंट है ना, इसके पॉइंट को याद रखिएगा। पूरा तो एकदम डिटेल तो याद नहीं हो पाएगा, नहीं आप याद कर पाएंगे नहीं कोई विद्वान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें 30 सदस्य थे, जिसमें से
7 भारतीय थे। 30 सदस्य में से 7 भारतीय यानी कि 23 जो है विदेशी थे। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ, इसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब सन 1854 में वुड्स घोषणा पत्र को स्वीकार तो कर लिया गया, किंतु सरकार इसे व्यवहारिक रूप में नहीं ला पाई। ठीक है, इसलिए 3 फरवरी 1882 कब आया हंटर आयोग कब आया था? 3 फरवरी 1882 में आया था। में प्रथम शिक्षा आयोग हंटर आयोग का गठन हुआ। तो हंटर आयोग की सिफारिशें सुझाव क्या थे? प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, ऐसी शिक्षा हो जो काम आए। प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो। शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो। राजकीय विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। ठीक है, ये तो पहले ही कहा गया था। पहले नहीं, अनुच्छेद में लोग पढ़े थे। सहायता समय पर आवश्यकताओं को ध्यान रखकर दी जाए। और स्त्री शिक्षा मुस्लिम, हरिजन, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, पर्वतीय जातियों के लिए की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती हैं। देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान ग्रहण करती हैं। यद्यपि इस आयोग ने वुड्स घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति की, फिर भी इसके गुण 2 सुझावों में जान डाल दी कि 2 क्या थे इसके? पहला था आयोग की सिफारिशों में अधिकतर वुड्स के सुझावों को ही दोहराया गया, मतलब वुड्स के सुझावों की पुनरावृत्ति किया गया हंटर कमीशन में, याद रखिएगा। मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की, जिससे देश में सांप्रदायिकता आ गई। व्यवहारिक शिक्षा व शिक्षा प्रशिक्षण पर कम ध्यान दिया। इस पर व्यवहारिक शिक्षा पर काम नहीं दिया था और उन्होंने आशुपोषण काम किया था वुड्स के घोषणा पत्र में। और चौथा है प्राथमिक शिक्षा का दायित्व तो स्थानीय संस्थाओं पर डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति देख लेते हैं। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, ये जो है हंटर आयोग 1882 में आया था, लॉर्ड कर्जन नीति 1899 में आया था। तो 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। कर्जन का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए तथा उच्च शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाए। ठीक है, तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान और उच्च शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण रखने का सुझाव दिया था। अब शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 देख लेते हैं। सन 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा शिमला में एक गुप्त सम्मेलन बुलाया। इनमें कोई भी भारतीय नहीं बुलाया गया। इसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधित थे। इसी नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। इसमें भारतीय न होने के कारण भारतीय ने इसे अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र समझा। भारतीय शिक्षा आयोग 1902 में आया था। कर्जन ने विश्वविद्यालय में सुधार के लिए 27 फरवरी 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसकी सिफारिश 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास किया गया। शिमला में किए गए शिक्षा सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने 11 मार्च 1904 को शिक्षा नीति का सरकारी प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में उसने भारतीय शिक्षा के दोषों की व्याख्या की तथा शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सुधार के लिए सुझाव भी दिए। पहला है भारतीय शिक्षा के दोष। तो उस शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से की जा रही है, पहला दोष यह था। दूसरा, अंग्रेजी को अधिक महत्व भारतीय भाषाओं की अपेक्षा की गई। परीक्षा पास करना ही छात्रों का लक्ष्य
लक्ष्य रहता है ज्ञान प्राप्त करने में, परीक्षा प्राप्त करना ही परीक्षा का लक्ष्य है, ज्ञान प्राप्त करना नहीं शिक्षा का लक्ष्य है। भारतीय शिक्षा व्यवहारिक नहीं है क्योंकि उसमें पाठ्यक्रम पूरी तरह साहित्यिक है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, साहित्यिक है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए सुझाव। प्राथमिक शिक्षा में क्या किया गया? प्राथमिक शिक्षा की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए, किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए, किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया गया। और प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए। प्राथमिक शिक्षकों को वेतन में वृद्धि किया जाए। भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए, शारीरिक व्यायाम का अनिवार्य किया जाए। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में क्या किया गया? गैर सरकारी अनुदान प्राप्त अथवा अप्राप्त सभी माध्यमिक विद्यालयों को सरकार को मान लेना अनिवार्य। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को स्थान दिया जाए। प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएं, प्रशिक्षित शिक्षक ही नियुक्त किए जाएं। माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता व सहायता अनुदान देने के लिए कठोर नियम बनाए जाएं। उच्च शिक्षा में क्या था? विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया जाए। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जाए। उच्च शिक्षा में बाह्य परीक्षा का महत्व कम कर दिया जाए। ठीक। इसके बाद हम बंगाली लॉर्ड कर्जन के अन्य प्रयास क्या थे इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला इसमें था कि कला की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, नैतिक शिक्षा पर बल दिया, किसी शिक्षा की व्यवस्था किया गया, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की, मातृभाषा के माध्यम से भारतीय भाषाओं का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालिया आयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।